नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम हैं कोटा लोकसभा। किन मुद्दों को लेकर आखिर कोटा करेगा चुनाव। अब इस बात के लिए कहना कोई बड़ा नहीं होगा कि जो अपने परिवार को छोड़कर दुश्मनों के या किसी विपक्ष में चला जाए उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति चुनेगा या नहीं चुनेगा। ये चुनाव कहीं ना कहीं जो ना राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर कोटा वोट करने जा रहे हैं? माहौल तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसके? पॉजिटिव कांग्रेस के, बीजेपी के? विकास का। और एक बड़ी बात और कहूँगा आपसे, आज विश्व में पूरे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे मोदी जी जैसा नेता चाहिए। मजदूर से लेकर के छोटे से बड़े सब आदमी संतुष्ट हैं। एक बार बार आरोप जो है ना कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं कि राम मंदिर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर चिंतन गोपाल। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उस काम के नाम पे वोट माना जाता है, राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। यही बात राममय होने की और राम मंदिर की, तो ये हर जनता का हर व्यक्ति जानता है कि 22 तारीख को जो स्थिति भारत में थी, जो खुशी भारत में थी एक आम जन के मन में, उस खुशी के लिए तो न जाने कितने सैकड़ों जीवन को भी समर्पित कर दें तो भी कम है। नितिन गडकरी पर अब आरोप लगाइए ना। 50 लाख करोड़ तो आपने देखे भी नहीं है, आपने सुने भी नहीं, आपकी सरकारों ने नहीं देखते वो इतना पैसा। उस व्यक्ति ने इतना काम करा है, आप उस पर आरोप क्यों नहीं लगाते? आप उसके बारे में सीबीआई से शिकायत करिए, ईडी से शिकायत करिए। केजरीवाल जी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, सीए लगाएंगे तो कहना हिंदुस्तानियों की नौकरी छूटेगी। क्या लग रहा है देश में कितनी सीटें भाजपा कर? सबसे बड़ा बात है, लोग बात कह रहे हैं 400 पार क्यों। उनको नहीं चाहिए 400 सीटें, जीतने के लिए तो जितनी चाहिए सफिशिएंट है, उसमें भी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जो कड़े डिसीजन उनको लेने हैं, उन डिसीजनों के लिए 400 पार जरूरी है। एक देश एक वोट एक मतदान प्रणाली होनी चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम हैं कोटा लोकसभा। कोटा लोकसभा में हम लोग मालूम करेंगे आखिर क्या है यहाँ के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आखिर कोटा करेगा चुनाव, किन मुद्दों को लेकर कोटा में लड़ा जा रहा है चुनाव। क्या राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा, धारा 370 का मुद्दा छाया रहेगा? यहाँ पर मैं विशेष टिप्पणी कर दूं कि यहाँ पर प्रहलाद गुंजन जो कि पहले भाजपा में थे, कांग्रेस लोगों का कहना है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा से आए हुए प्रहलाद गुंजन को टिकट देकर तीसरी की है। लेकिन यहाँ के लोगों से जानेंगे आखिर क्या है उनका जवाब। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको कोटा के अंदर? माहौल तो पहले भी राममय था, आज भी राममय है। ये बात सही है कि प्रहलाद गुंजन जी हमारे परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में शामिल हो गए हैं। अब इस बात के लिए कहना कोई बड़ा नहीं होगा कि जो अपने परिवार को छोड़कर दुश्मनों के या किसी विपक्ष में चला जाए उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति चुनेगा या नहीं चुनेगा। वैसे भी उन्हीं के एक नेता श्री शांति कुमार धारीवाल जी ने स्टेज पर यह कहा है कि अगर आपको इस पार्टी में रहना है तो आपको सेकुलर होना पड़ेगा। सेकुलर होने का मतलब जो सनातन का विरोधी है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो किसी पार्टियों के बीच में नहीं हो रहे हैं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो दो विचारधाराओं के बीच में हो रहे हैं। ये विचारधारा हैं, एक वो लोग हैं जो सनातन को मानते हैं और एक वो लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। तो ये जनता अपने आप चूज करेगी कि कौन सनातन धर्म को मान रहा है और कौन सनातन विरोधी है। ये तो बात हो गई अपनी राममय होने की। दूसरी बात, प्रैक्टिकली अपन बात कहें तो जो व्यक्ति लगातार 2 बार हार चुका है, प्रहलाद गुंजन विधानसभा के चुनाव में 2 बार हार चुके हैं, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को पहले भरा बुरा कह रहे थे जिनके पक्ष में आज साथ में है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या कोई औकात हो सकती है या ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए? जनता इस बात के में समझदार है। दूसरी जगह एक वो व्यक्ति है ओम बिरला जी, जिसने न केवल कोटा का अपितु हमारे पूरे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। आज वो लोक स्पीकर के पद पे हैं। तीसरे नंबर बड़े का पद होता है लोक स्पीकर, आप लोग जानते होंगे इसको। उस पद पर जब एक व्यक्ति वहां तक पहुंचा है, ऐसे ही तो नहीं पहुंच गया। दूसरी बात, ओम बिरला जी की आप पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो जो व्यक्ति लगातार जीतता आ रहा है, इसका कारण क्या है कि लोग बाग उसको पसंद कर रहे हैं, तभी तो वो जीत रहे हैं। पहले वो विधानसभा में जीते, फिर विधानसभा में जीते, उसके बाद फिर लोकसभा में 2 बार जीते। तो ये क्या बताता है कि वो व्यक्ति उस पद के लिए एलिजिबल है। आज वो इस पद पर खड़े हुए हैं, अध्यक्ष के पद को छोड़कर सांसद के लिए आए हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका कोई निजी थे, अपितु वो इसलिए यहां पर खड़े हुए हैं कि उनको जनता का हित करना है।
पहले यहां पर राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए कुछ विकास के मुद्दे वो पूर्ण चाहकर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वह एक ऐसे पद पर बैठे थे जिसका अपने आप पर एक संवैधानिक सम्मान होता है। उस सम्मान की गरिमा को लेके वो आम जनता के बीच में नहीं आ सकते थे। बहुत से जनता को यह है कि साहब बिरला जी नहीं आए थे। बिरला जी एक स्पीकर भी हैं, ये भी जनता को सोचना चाहिए। उस पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को लेकर एक आम जनता के बीच में आना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनके पीछे जो उनके परिवार के उनके भाई श्री हरिकृष्ण जी बिरला वगैरह हैं, उन्होंने पूरे कार्य को संभाल रखा है। आज किसी भी सांसद के इस तरह का कार्यालय नहीं होता। एक आम व्यक्ति, एक मजदूर, किसी भी तबके का व्यक्ति आज जाएगा तो उसको इंसाफ मिलेगा, उसकी बात को सुनी जाएगी, उसके लिए आगे बात कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में केवल एक ही बात चल रही है, जय श्री राम। तो जय श्री राम का ही माहौल है और जय श्री राम का ही माहौल रहेगा। क्या लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं कि 2 बार से लगातार सांसद हैं देश में, 2 बार से कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार है, तो क्या दोनों ही इस बार तिकड़ी पूरी करेंगे? बिल्कुल तिकड़ी आप पूरी माइक होगी। ले हाथ में। विकास के नाम पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। कोटा का जो भी विकास बचा हुआ है वो पूरा होगा। ये चुनाव कहीं ना कहीं जो है ना राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर कोटा वोट करने जा रहा है? राष्ट्रीय मुद्दे तो सुरक्षा, जी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि बहुत सुदृढ़ हुई है जी मोदी जी के नेतृत्व में। जी जो काम अधूरे थे वो पूरे हुए हैं। जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही है। जी और कोटा में भी बचा हुआ विकास, एयरपोर्ट जो मेन एक मुद्दा था, जी वो सरकार बनते ही पूरा होगा। जी क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? माहौल तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके? पॉजिटिव कांग्रेस के, बीजेपी के? विकास के। विकास के पॉजिटिव है जी देश के विकास की जो स्थिति इस समय चल रही है जी उसमें जनता ये चाहती है कि हमें बार बार प्रयोग नहीं करने हैं। जी और बार बार प्रयोग करने से क्या होता है कि विकास बाधित होता है। जी तो इसलिए इस बार जनता का जो मूड है वो ये है कि हमें उस टीम को या उस व्यवस्था को कंटिन्यू करना है जो एक बार विश्वसनीय हो चुकी है, हमारे लिए हमको आश्वस्त कर चुकी है। तो इसलिए विकास के मुद्दे पर ही कार्यक्रम रहा। सवाल लोकल चुनाव का, कोटा बूंदी का, तो जहाँ तक किसी भी राजनेता का सवाल है उसके 3 फील्ड हैं काम करने के, एक जनता, एक कार्यकर्ता, एक संगठन, या यूं कहिए कि उनकी पार्टी और उसके नेतृत्व। इस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ दोनों कार्यकर्ता, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखते हुए, यद्यपि दोनों ही कैंडिडेट जुझारू हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूं तो वैसे ये भी कह सकते हैं हम इस बात को भी कि दूसरे जो कैंडिडेट है उनका मन संभवतः दूसरी तरफ है, जहां वो गए हैं उससे भी ज़्यादा वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं वो। रहा सवाल ये बिरला जी का, तो इनका जनता के साथ में लगाव बहुत ज़बरदस्त है। हर साल ये सीनियर सिटीजन्स और टीचर्स डे पर रिटायर्ड टीचर्स का सम्मान करते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं टीचर्स को। इसके अलावा आम आदमी की जो तकलीफ है, आप देखिए डाइवर्जन चैनल का एक कार्यक्रम था यहाँ, ये आप जहाँ बैठे हुए हैं उससे थोड़ा आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर बरसात में पूरा पानी भर जाता था। अब वो एक कोटा की स्थायी समस्या थी, उस समस्या का समाधान होने से जनता को बड़ा लाभ हुआ। तो जहाँ तक जनता का सवाल है इससे जुड़े हुए हैं वो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट जो हमारा न्यू मेडिकल कॉलेज है उसमें बुजुर्गों के लिए एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट उन्होंने बनवाया। आप आम आदमी की दृष्टि से देखिए, जो बाहर से आने वाले व्यक्ति उसको रात को सोने के लिए जगह देते हैं, रजाई देते हैं, ओढ़ने के लिए देते हैं, सर्दी गर्मी का व्यवस्था करते हैं, प्रसादम में व्यवस्था है, वस्त्रम में व्यवस्था है, इस तरह के ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे आम आदमी से जुड़ा हुआ है उनका। रहा सवाल कार्यकर्ता का, बूथ मैनेजमेंट का काम और आपके संगठन को का प्रचार और आपका आम लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का काम वो कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ताओं के साथ में मैं ये कह सकता हूं कि ओम बिरला जी का संबंध हमारे जितने भी नेता हैं, मतलब ये यूँ कह लीजिए एमपी हैं, उनकी तुलना में अगर हम देखें तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका इतना संगठन से या कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, विश्वास है। यही वजह है कि आपने कई बार देखा है गुजरात, दिल्ली, यहाँ बिरला जी स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में दूसरे प्रचारों में गए हैं। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ उनका अच्छा जुड़ा हुआ है। और कार्यकर्ताओं का काम, जो कार्यकर्ता जुड़ा रहता है आम जनता से और कार्यकर्ता फिर दूसरा जुड़ता है अपने नेता से, तो इस दृष्टि से उनका ये जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा है। और इस दृष्टि से यहाँ कार्यकर्ता भी संतुष्ट है, आम नागरिक भी संतुष्ट है। अब रहा सवाल संगठन का, तो संगठन में आज जो पकड़ बिरला जी की है
वो यहाँ लोकल अगर हम विचार करें तो ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके संगठन में इतनी मजबूत पकड़ हो, अथवा संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना विश्वास उस व्यक्ति पर करता हो। तो इस दृष्टि से बिरला जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, और चूंकि ऐसा तो पीछे चुनाव में सब हम देख चुके हैं और ऐसा होता आया है। और एक बड़ी बात और कह दूं मैं आपसे, सामान्यतः क्या होता है, राजनीतिक विद्वेष पैदा हो जाया करता है। यहाँ एक चीज जो आम जनता की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा किसी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो जिस तरह की स्थिति है, ओपोजिशन की पार्टी के बड़े लीडर जो मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, उनके साथ बिरला जी का कोई टकराव नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष हो या आपस में एक दूसरे के विकास के कार्य को बाधित करते हो। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है यहाँ के राजनीति की। तो अगर दोनों जो दो मुख्य संगठन हैं, दो दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, अगर उनके बड़े शीर्ष नेतृत्व, यहाँ का लोकल जो नेतृत्व है, अगर वो परस्पर ये विचारधारा रखता हो, किसी का भी विकास हो, कोई भी विकास करता हो, उसमें हम सहयोग करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे, तो ये उस स्थान के विकास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ बिरला जी की केमिस्ट्री ओपोजिशन के साथ भी बहुत अच्छी है। और इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो यहाँ जनता ये चाहती है कि भाई इस तरीके के विकास का कार्य आगे कंटिन्यू रहे। जी, जनता चाहिए विकास का कार्य कंटिन्यूअस रहे। क्या लग रहा है अगले 5 साल जनता किसको मौका देने जा रही है विकास का? बिल्कुल ओम बिरला जी को मौका देने जा रही है। और दोनों कैंडिडेट पे यदि कंपैरिजन करें तो मिस्टर बिरला इज फार बेटर देन अपोजिट कैंडिडेट। जी, और ये विकास तो हो ही रहा है। विकास तो आप जयपुर से यहाँ आए, कितना हाफ टाइम में यहाँ आ जाते हैं। सेकेंडली ये देश का विकास मतलब नेतृत्व करेगा जो जाएगा, जो पार्टी। आप अलायंस वाले एक महीने तक तो कोऑर्डिनेशन में ठीक नहीं कर पाते। ये आज विश्व में पूरे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे मोदी जी जैसा नेता चाहिए जहाँ की जो इमीडिएट डिसीजन ले सके। आप अभी इजराइल और ईरान का चल रहा है, आप वहाँ देखे क्या हालात हो रहे हैं, और यहाँ के तो कोऑर्डिनेशन मीटिंग लेने में इनको ये एक दूसरे की टांग खींचेंगे और कुछ नहीं करने वाले ये। इसलिए हमें मोदी जी चाहिए। जी, इन मोदी जी क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? हमको सब ऐसा है कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं जो जमीन से जो लोग हैं, जी, ये नहीं कि मतलब हाई फाई आदमी के साथ बैठना हो, मजदूर से लेकर के छोटे से बड़े सब आदमी संतुष्ट है हमसे। और देश हित में हमेशा ही मोदी सरकार के अलावा ऐसे कोई सरकार नहीं जो देश का भला कर सके। जी, जी, एक बार आरोप जो है ना कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं कि राम मंदिर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर ठन गोपाल है। ये सरासर गलत है। आप इसको, कोई भी देश का विकास दिखाया जाता है उसकी इकोनॉमी के लेवल पे। आज आप देखेंगे भारतीय सेंसेक्स को, तो भारतीय सेंसेक्स आज अपनी चरम सीमा पर है। आज तक का उसका जो लाइफ टाइम हाई है उसने बना चुका है। सेंसेक्स हाई कब बनाता है? जब कंपनियां ग्रो करती हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जब इन्वेस्टर, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाहर का लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कब करना चाहेंगे? जब उनको लगेगा कि यहाँ पर ग्रोथ है। तो विदेशी फंड यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी एक ऐसी मित्रता कायम करी है जिससे लोग बाग उनको जानते हैं, पहचान रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हाँ भारत में आगे ग्रोथ होगी। उनको भी ये लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है। वैसे भी किसी गवर्नमेंट में अगर एक ही गवर्नमेंट अगर स्टेबल चलती आती है तो उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि नो डाउट करप्शन हर गवर्नमेंट में होता है, लेकिन करप्शन की भी जो स्टेबिलिटी है वो तभी रहती है जबकि वो एक कंटिन्यूस में आती है। अदरवाइज क्या होता है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, नए गवर्नमेंट के आते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपने लेवल पे उसको चेंज करेगी। उससे क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को ग्रो करने में मुसीबत होती है। उनको दोबारा से जो भी ब्राइब्स है या जो भी चीजें हैं, XYZ में उनके बारे में कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो सब करना पड़ता है। कंपनी का जो काम है वो रुक जाता है। गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो ग्रो होगी, गवर्नमेंट अगर बदलेगी तो उससे देश का ही नुकसान है। नरेंद्र मोदी जी ने वो स्थापना यहां पर कायम करी है। कोविड के टाइम पे आप देखिए, जब बड़े बड़े देश चाइना के आगे हाथ झुकाने चाहते थे कि यार उनकी वैक्सीन ले लें, तब इंडिया ने न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को अपनी वैक्सीन दी। ये एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो भी कम है। रही बात राममय होने की और राम मंदिर की, तो ये हर जनता का, हर व्यक्ति जानता है कि 22 तारीख को जो स्थिति भारत में थी, जो खुशी भारत में थी एक आम जन के मन में,
उस खुशी के लिए तो न जाने कितने सैकड़ों जीवन को भी समर्पित कर दें तो भी कम है। जय श्री राम। पर आपने उसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर दिया। नहीं, राम का राजनीतिकरण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि राम कभी राम के नाम पे वोट मांगे, राजनीतिकरण कर दिया। ये कहना गलत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उस काम के नाम पे वोट माना जाता है, राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि सनातन को जो बिल्कुल डाउनफॉल कर दिया गया था, उस सनातन का उत्थान किया जा रहा है। तो जो सनातनी है वो तो राम की बात करेगा, जो सनातन अपने धर्म में विश्वास करता है वो तो राम की बात करेगा। अगर कोई व्यक्ति इसको राजनीति का नाम ले रहा है तो ये मान लें कि वो सनातन विरोधी है, और सनातन विरोधी के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, आप मैक ले लें हाथ में, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी का सीधा सा फंडा ईडी घर पे भेज दो, नेताओं को अंदर डाल दो। नहीं, एक प्रश्न आपने पूछा अभी पहले जी कि विरोधी या पर्टिकुलरली कांग्रेस वाले ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब यहाँ विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसकी एक खासियत जो शायद आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है जी। कि उनको एक गुण परमात्मा ने दिया है, वो ये कि वो ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो उस कार्य में महारत हासिल करता है। मैं एक एक नाम लूं, दो तीन नाम आपके सामने लूंगा। जिस व्यक्ति ने शपथ लेते ही डोभाल जैसे व्यक्ति के लिए अध्यादेश जारी किया, ये इसके पीछे के अर्थ को अगर आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि उस आदमी के मन में देश के प्रति क्या विचार है, कितने आगे की सोचता है वो व्यक्ति। आपने कहा विकास के साथ भ्रष्टाचार की बात आई, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ विकास ही नहीं हो रहा है, विकास विदाउट करप्शन। और एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, नितिन गडकरी, ये मोदी की चॉइस है। आज सड़कों का विकास जिस तरीके से हो रहा है, 50 लाख करोड़, आप संख्या गिनी है, 50 लाख करोड़ का कार्य वो व्यक्ति करवा रहा है, और एक पैसे का इल्जाम उस व्यक्ति पर या पार्टी पर नहीं लग रहा है। तो ये, अब आप ये मत कहिए कि विकास का मुद्दा क्यों नहीं है इनके पास में। यहाँ विकास है, विदाउट करप्शन है, ये सबसे बड़ी बात है। एक प्रधानमंत्री हमारे यहाँ ऐसे थे जो अपने कार्यकाल में ये कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अब आप सोचिए 50 लाख करोड़ वाले आदमी, आप अगर ये कहते हैं ईडी और सीबीआई आपने लगा रखी है, अरे भाई आप काम आप कर रहे हो, कोई आपसे कहने थोड़ी गया कि आप करप्शन कीजिए। करप्शन तो आपने किया। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, यद्यपि ये अपनी प्रकृति नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं समझ रहे हैं उसके हिसाब से नितिन गडकरी पर आप आरोप लगाइए ना। 50 लाख करोड़ तो आपने देखे भी नहीं है, आपने सुने भी नहीं, आपकी सरकारों ने नहीं देखे वो इतना पैसा। उस व्यक्ति ने इतना काम करा है, आप उस पर आरोप क्यों नहीं लगाते हैं? आप उसके बारे में सीबीआई से शिकायत करिए, ईडी से शिकायत करिए, या जहां भी संभव हो शिकायत करिए। एक तो कुछ तो लूपहोल लाइए आप उस व्यक्ति की। तो ये काम इसलिए क्या है साहब कि जब नेतृत्व हमारा ये समझ जाता है कि हमें देश की प्रतिभाओं को काम में लेना है, तो देश निसंदेह तरक्की करता है। और यही हो रहा है हमारे यहाँ। हर फील्ड का आदमी आप देख लीजिए, उसमें जिस भी फील्ड का आदमी है उस आदमी की चॉइस उनकी ऐसी जबरदस्त पसंद है कि आज देश विकास रुक नहीं रहा। जी, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास रुक नहीं रहा, लगातार हो रहा है। वहीं केजरीवाल जी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, सीए लगाएंगे तो कहना हिंदुस्तानियों की नौकरी चली जाएगी। सीए के बारे में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कितनी बार क्लेरिफिकेशन दे दिया, और कहीं सीए में जो हिंदू हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान के हिंदू है तो हिंदू की कौन रक्षा करेगा? जो भारत ही तो रक्षा करेगा उसकी। तो ये सब उनके उड़ाए हुए वो हैं, लोगों में गलतफहमी फैलाना। जी, नमस्कार। आप शांति धालीवाल जी के रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, नहीं वो आपकी शक्ल बहुत मिलती है। कहते हैं शांति धालीवाल साहब आए थे। मैं तो देखे बाहर से आया हूँ, पर मुझे नहीं बिल्कुल मेरे को यही कहते हैं धालीवाल साहब आए। ये आप क्या माहौल लग रहा है आपको कोटा का? माहौल बहुत अच्छा है। क्या चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, कौन? ओम जी बिरला का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई शक नहीं है जी। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं जी कि ओम जी बिरला एक
राजनीतिक के हिसाब से तो आप देख ही रहे हैं उनको। ऐसा लग रहा है कुछ बाकी लोग- सामाजिक भी उनका ये हाल है लोग कह रहे हैं कुछ कि जाति- जैसे दिल्ली से वे आएंगे, जी रात ट्रेन से सुबह उतरेंगे, सुबह अपनी चौपाल लगा लेते हैं वो। अच्छा। कोई भी समस्या हो किसी भी आदमी की, आप ये देखिए उनका कान करने का तरीका जो है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी जो है कह रहे हैं कि जाति का समीकरण कुछ ऐसे बैठ रहे हैं कि शायद जो है ना पक्ष में नहीं बैठ रहे, कैसे? जाति का समीकरण खिलाफ जा रहे ऐसा हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है, भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति समीकरण ये तो बातें हैं लोगों की। जी बाकी जाति का कोई समीकरण नहीं है। जो वोट उनको मिलना है मिलेंगे 100%। क्या लग रहा है देश में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ जाएगी? देश में हम पहले तो सभी जानने के 400 जाएंगे, 400 पार। ये सब कहते हैं, हाँ। और शायद इतना ही पहुंचेगी मुझे लगता है। बार एक बार कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। एक लाइन और कह रहे हैं, इस बार ऐतिहासिक फैसले लूंगा। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होगा? नहीं, बहुत अच्छा है और ज्यादा ही जाएगी सीटें तो। सीटें ज्यादा 400 जी। से थोड़ा कम हो सकती है, जी 2, 5, 10, 15। बाकी तो बहुत अच्छा है उनका, और हम देख रहे हैं सारी जगह पर जी इस बार 400 पार कह रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि इस बार वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले लूंगा। ऐतिहासिक फैसले लेंगे इन 5 साल में? कौन से फैसले आपको लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होगा? ऐतिहासिक फैसले बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग बाग कह रहे हैं 400 पार क्यों हो। इसके लिए आम जनता सब जानती है कि आपको कोई भी नया कानून में परिवर्तन करना है तो कानून में परिवर्तन करने के लिए 1/2 बहुमत से ज्यादा आपको सीटें चाहिए। आपको राज्यसभा में भी सीटें की जरूरत है, अभी उतनी नहीं थी। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको कि चाह कर भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। मैं अभी उन मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि चुनावी माहौल है, कौन व्यक्ति किस तरह से क्या बात को समझता है ये लगता है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा जो मैं मानता हूं वो है कि एक देश एक वोट एक मतदान प्रणाली होनी चाहिए। एक देश एक कानून पर काम होना चाहिए। बार एक बार देश, क्या एक होता कानून, एक है, विधान पर बार काम होना बार अलग तरह के जो ये चुनाव होते हैं, इससे जो इकोनॉमी है उसमें अपने डाउन फ्लोर आता है। क्यों? क्योंकि हर चुनाव अपने आप में बहुत सारा पैसा लेके जाता है। बहुत सारी जो हमारी मशीनरी है वो मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है। हमारे पैसे का सदुपयोग के जगह दुरुपयोग होता है। तो जहां तक हो सके चुनाव एक साथ होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी एक आना चाहिए। जैसे कि नियंत्रण कानून आना। अभी क्या है, लोग बाग जातिवाद की बात करते हैं, जाति में बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। नहीं, ईश्वर ने सबको इंसान बनाया था, कोई ना कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, लेकिन कानून अलग बना दिए। मुस्लिम लॉ अलग बना दिया, हिंदू लॉ अलग बना दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भेदता नहीं होनी चाहिए थी वो भेदता भी उत्पन्न कर दी गई है। तो हो सकता है कि ये भी हो एक देश एक कानून। आज विवाहों की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उन पद्धतियों को एप्लीकेबल करने में और उनसे संबंधित कोई भी रेमेडी आती है, कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंस होता है तो उनको सुलझाने के लिए एक कानून होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे देश में क्या है, ब्रिटिश काल से जो कानून चल रहा है वही कानून चलता आ रहा था, जिसको परिवर्तित किया गया और परिवर्तित करके नई आईपीसी, नई सीआरपीसी और नई एविडेंस ये लो लेके आए, जिनमें धाराओं को कम किया गया है। जो ऑफेंस में जिनमें सजाएं कम थी उनको बढ़ाया गया है, मॉब लिंचिंग वगैरह। इस तरह की सजाओं से बढ़ाने से क्या है, एक आम आदमी पहले क्या था, ग्रुप में आते थे, सोचते थे कि भीड़ में आएंगे, कोई अपराध करेंगे, भग जाएंगे, कोई सजा नहीं होगी, भीड़ की कोई सजा नहीं होती है। उस जो सोच थी उस सोच को बदला गया है। मॉब लिंचिंग का मतलब ही यही है कि आज कोई भीड़ भी अगर कोई अपराध करती है तो उसके लिए जो सजा है वो बड़ी बनाई गई है, उसके लिए उसको इकोनॉमिक लेवल पर भी दंड दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, अपराध कम होंगे। लेकिन कोई भी कड़े फैसले के लेने के लिए ये जरूरी है कि जो सरकार सेंटर में बैठी है उसके पास एक पूर्ण बहुमत हो। पूर्ण बहुमत के कारण ही ये बोला जा रहा है कि 400 पार। उनको नहीं चाहिए 400 सीटें जीतने के लिए, तो जितनी चाहिए सफिशिएंट है, उसमें भी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जो कड़े डिसीजन उनको लेने हैं उन डिसीजनों के लिए 400 पार जरूरी है। और लोग बात कह रहे हैं एक सीट से क्या हो जाएगा, एक सीट नहीं, एक वोट भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने को ये सोचकर एक सीट नहीं छोड़नी है, एक वोट नहीं छोड़ना है कि इससे मोदी जी को क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ मोदी जी खुद के लिए नहीं है, यहाँ जो हो रहा है राष्ट्र के लिए हो रहा है, राष्ट्र हित के लिए हो रहा है। नए कानून लेके आने हैं, नए परिवर्तन लेके आने हैं। इस कारण से ये जरूरी है कि हम उनको अधिक से अधिक सीटें दिलवाएं। कोई भी पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी है, तो उसको अधिक से अधिक अगर बहुमत मिलेगा तो ही वो कोई नए कानून लेके आ पाएगी और कुछ परिवर्तन कर पाएगी। ये थी हम कोटा लोकसभा के अंदर, यहाँ लोगों से बात की तो लोगों का मत एक ही है कि
कहीं ना कहीं जो बिरला जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पर उन्हें तीसरी बार कोटा उन्हें चयनित करेगा। यहाँ हम कई लोगों से मिले मुलाकात करें। चलिए, हमारा मत हो सकता है सबका अलग लोगों पर, अपन ये सब तो स्वीकार करते हैं, वोट सबको देना चाहिए। तो अभी हम लोग सभी लोग 3 बार जो ना मेरे 1 2 3 बोलने के साथ में पहले मतदान फिर जलपान के लिए हम लोग जो ना 3 बार बोलेंगे। इस बात को हम लोग खत्म करेंगे जी। 1 2 3 पहले मतदान फिर जलपान, 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 पहले मतदान फिर जलपान।